गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है, एक जिसका उपयोग प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों अल्फा कण। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, अल्फा कण आदि आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, अल्फा कण आदि, ये आवेशित कण है, इसको ही त्वरित करने में किया जाता है। अब इसका अपन सिद्धांत देखते हैं, मूल सिद्धांत। एक्चुअल में इसका मूल सिद्धांत है क्या। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा यदि वो लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित कण बढ़ते हुए सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ त्वरित होता है और उसकी क्या होती है, चाल बढ़ती चली जाती है। एक बार और सुन लीजिए, मूल सिद्धांत इसका है कि साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण कहां पर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे और साथ ही साथ आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाए, तो ये आवेशित कण बढ़ता हुआ सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करेगा। साथ ही साथ इसकी जो चाल है बढ़ती चली जाती है। ये सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करेगा और चाल इसकी बढ़ती चली जाती है। तो ये इसका मूल सिद्धांत है। एक बार और सुन लीजिए, साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता जाता है, तो ये आवेशित कण बढ़ते हुए सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है, साथ ही साथ उसकी चाल जो है लगातार बढ़ते चली जाती है। तो ये हो गया इसके मूल सिद्धांत साइक्लोट्रॉन के। अब इसकी जो बनावट है अपन देखते हैं, इसकी रचना किस प्रकार से होती है।
ये होता है ऊर्ध्वाधर परिच्छेद से देखने पर। इसकी बनावट इस प्रकार से होती है, और यदि हम इसको D1 और इसको कहा जाता है D2 कहा जाता है, प्लस Q का स्रोत होता है। इसको बोलते हैं खिड़की। यहीं पे एक विक्षेपक प्लेट होता है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लें। ये 2 लित्र होता है। इसको बोलते हैं विक्षेपक प्लेट, और यहां पर ये होती है खिड़की। तो हम देखते हैं इसकी रचना। ये जो है तांबे का एक गोला होता है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। ये ऐसा एक तांबे का एक गोला है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को डीज कहते हैं। तांबे का एक भागों में इसको बांटा जाता है। प्रत्येक भाग डीज कहलाता है। डीज इसलिए कहलाता है क्योंकि अंग्रेजी के वर्णमाला डी के समान इसकी आकृति है। ठीक है। डीज के केंद्र पर क्या होता है? एक स्रोत होता है। यहां पर देखिए आयन का एक स्रोत होता है, यहां पर बीचों बीच ये धन आयन का यहां पर क्या होता है? स्रोत होता है। सामान्यतः यह ड्यूटेरियम का लिया जाता है। ड्यूटेरियम। यहां पर बीचों बीच, डीज के बीचों बीच एक धन आयन का स्रोत होता है। ये ड्यूटेरियम का होता है, जिस पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है। यहां पर क्या करते हैं? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिससे धन आयन उत्पन्न होता है। यहां से धन आयन क्या होता है? बाहर होता है, उत्पन्न होता है। दोनों के मध्य, दोनों डिस्क के मध्य जो है विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, जो कि 2 लित्र के द्वारा इसकी जो तीव्रता होती है 10⁴ वोल्ट से 10⁵ वोल्ट के क्रम की तीव्रता दोनों डिस्क के मध्य लगा दिया जाता है। साथ ही साथ डिस्क 2 चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी 2 नहीं, एक चुंबकीय क्षेत्र NS के मध्य होता है। डिस्क को एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य होता है। किनारे पर साफ दिखाई दे रहा है NS दोनों के बीच के लंबवत है, डिस्क के अभिलंबवत है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका जो ये होता है 1 से 2 टेस्ला के क्रम का होता है। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्क जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, जिसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, के मध्य रखा जाता है। और इसकी जो तीव्रता होती है लगभग 1 से 2 टेस्ला के मध्य होती है। और अभी मैंने बताया कि डिस्क में क्या करते हैं? दोनों डिस्क के मध्य 10⁴ वोल्ट से 10⁵ वोल्ट क्रम वाला उच्च आवृत्ति वाला विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। और इसकी 2 लित्र की आवृत्ति जो होती है 10⁷ हर्ट्ज होती है। यहाँ पर जो 2 लित्र है इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁷
हर्ज आवृत्ति की होती है, यहाँ तक ये परिवर्तित होता रहता है। तो ये इसकी लगभग बनावट हो गई। एक बार और जल्दी जल्दी बता दूं मैं, तांबे का गोला है, 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को डिस्क कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के डी के आकार का होता है। इसके बीचों बीच में आवेश का एक स्रोत होता है, सामान्यतः ये ड्यूटेरियम का लिया जाता है। और ये डिस्क को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्रोत पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है, शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनों की, अधिक ऊर्जा वाले को। तब इस स्रोत से धन आयन बाहर होता है। ये डिस्क शक्तिशाली विद्युत चुंबक के मध्य रखा जाता है, जिसकी तीव्रता होती है 1 से 2 टेस्ला के क्रम की होती है। साथ ही साथ दोनों डिस्क को एक विद्युत क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं, एक विद्युत दोलित्र के द्वारा दोनों डिस्क के मध्य 10⁴ से 10⁵ वोल्ट के क्रम आवृत्ति वाला, उच्च आवृत्ति वाला विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जिसकी आवृत्ति होती है 10⁻7 हर्ट्ज की होती है। और त्वरित आयन को बाहर निकालने के लिए, या त्वरित धनायन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक क्या लगी होती है, खिड़की लगी होती है। विक्षेपक प्लेट के द्वारा खिड़की के मध्य से इसको बाहर निकाला जाता है। यहाँ पर ये खिड़की हुई है, खिड़की है, इस जो संकेत में यहाँ पर दिखाया गया है। और इसको इस खिड़की के मदद से क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इस पूरे सिस्टम को निर्वात में रखा जाता है। और निर्वात का जो पारे का निर्वात का ये होता है 10⁻6 मिलीमीटर के क्रम का होता है। पारे के 10⁻6 मिलीमीटर के क्रम का निर्वात होता है। इस पूरे सिस्टम को निर्वात में रखा जाता है क्योंकि जो आयन होते हैं, जो धनायन होता है, अगर हम निर्वात में रखें तो वायु से टकराकर वो अपनी क्या कर देगा, ऊर्जा खो देगा। इसलिए ऊर्जा ना खोए, इसलिए इस पूरे सिस्टम को किसके अंदर रखा जाता है, निर्वात के। और निर्वात का कर्क होता है पारे का 10⁻6 mm के बराबर होता है। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन की रचना। ये जो चित्र है क्षैतिज परिच्छेद को दिखाता है, क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर परिच्छेद को। अब हम देखते हैं सिद्धांत एवं कार्यविधि। सिद्धांत एवं कार्यविधि। मान लो किसी क्षण आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश का ये जो स्रोत है, इससे मान लो किसी क्षण m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धन आयन उत्पन्न होता है। मान लो इस क्षण D1, यहां पर देखिए 2 Ds है, एक D1 है और एक D2। यहां किसी क्षण n द्रव्यमान तथा q आवेश का धनायन उत्पन्न हुआ और उसी क्षण मान लो D1 ऋणात्मक विभव पर है, ये ऋणात्मक विभव पर होगा, और D2 कौन सी विभव पर होगा, धनात्मक विभव पर होगा। तब क्या होगा, चूंकि ये धनायन है, D1 ऋणात्मक विभव पर है, तो ये त्वरित गति से D1 के अंदर प्रवेश करेगा।
समझ में आ रहा है? क्या बताया? मान लो एम द्रव्यमान, किसी क्षण एम द्रव्यमान तथा Q आवेश का धनायन स्रोत से उत्पन्न होता है। जिस समय ये उत्पन्न होता है उसी क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर है, D1 ऋणात्मक विभव पर है और D2 क्या है? धनात्मक विभव पर है। अब क्या होगा? ये जो धनायन है D1 की ओर त्वरित गति से अंदर प्रवेश करेगा। जो ही धनायन D1 के अंदर जाता है, यहाँ से ये कहाँ जाएगा? D1 के अंदर। ये पूरा D1 है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। ये D1 है और ये D2 है। ज्यों ये D1 के अंदर प्रवेश करेगा, यहाँ पर चूंकि हमको मालूम है किसी चालक के अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है, अर्थात इसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा धन आयन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, कोई बल उस पर नहीं लगाया जाएगा। कारण मैंने बता ही दिया, खोखले चालक के अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। सिर्फ ये जो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र इसके अभिलंबवत है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? इस आवेशित धनायन को वृत्ताकार पथ पे ऐसा मोड़ देगा। ये ऐसा चित्र में जैसा दिखाया गया ऐसा इसको मोड़ देता है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र का, मान लो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B तथा धनायन की चाल V है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो आरोपित किया गया है उसका परिमाण मान लो B है और जो धनायन भी चाल से अंदर गतिशील है, तब धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल हमको मालूम है लॉरेंज बल कब काम करता है? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। तो यहाँ पर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है NS के माध्यम से, विद्युत चुंबक के माध्यम से। तो जैसे ही ये D1 के अंदर प्रवेश करता है, इस पर कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करेगा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उसको वृत्तीय पथ पे मोड़ देता है। और मान लो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B तथा धनायन की चाल भी है, तब धनायन पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल हमको मालूम है F बराबर होता है QVB sin थीटा। चूंकि यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है, इसलिए F बराबर QVB ये लॉरेंज बल होगा। और यह बल, ये लॉरेंज बल धनायन को जो है वृत्तीय गति करने के लिए बल प्रदान करता है। ये जो लॉरेंज बल है उसको आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यह बल धनायन को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या हुआ? mv का वर्ग बटे r। ये अभिकेंद्र बल प्रदान करता है जहां
स्मॉल आर क्या चीज है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। यहां पर ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है ये, तो ये अभिकेंद्र बल इसको वृत्तीय गति प्रदान करता है। और अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा? mv का वर्ग बटे r, जहां पर r इस वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर ये जो बना हुआ है, जो पथ पे जा रहा है वो, उसकी ये त्रिज्या है। इस प्रकार से लॉरेंज बल किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्र बल के बराबर, इसलिए QBB लॉरेंज बल बराबर हो जाएगा mv का वर्ग बटे r। इसको आगे हम और हल कर देते हैं, या स्मॉल r बराबर ये भी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r बराबर हो जाएगा mv बटे QB। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि r जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या धनायन की चाल पर निर्भर है। अगर चाल अधिक होगा तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिक होगी। तो समीकरण नंबर से 1 से साफ स्पष्ट है, m नियत राशि है, q नियत है, b नियत है, तो r किस पर निर्भर है? आवेशित कण के वेग पर, चाल पर। स्पष्ट है कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r आवेशित कण की चाल पर निर्भर करती है। मान लो किसी भी D में, मान लो किसी भी D में अर्धवृत्त तय करने में लगा समय t है, तब मान लो किसी भी D में अर्धवृत्त तय करने में लगा समय t है, तब हमको मालूम है क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटे समय। तो समय ये t है, तो t बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे वेग। यहां पर दूरी क्या है? अर्धवृत्त है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो आधा वृत्त मीन्स पाई r। ये आधा वृत्त हो जाएगा पाई r के बराबर। और कण का वेग जो है स्मॉल v के बराबर है। ठीक है, मान रख दीजिए। स्मॉल r का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा पाई बटे v गुणित r का मान mv बटे qb। v भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। या अर्धवृत्त तय करने में लगा समय t बराबर हो जाएगा पाई m अपान QB। पाई नियत राशि है, m नियत राशि है, q नियत राशि है, b नियत राशि, तो पूरे की पूरी नियत राशि है। इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एक नियतांक है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, या इसको अपन एक नियतांक, नियत राशि है, कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन, एक नियतांक है। इसका मतलब यह है कि इस समीकरण नंबर 2 से क्या स्पष्ट है? यहाँ से स्पष्ट है कि आवेशित कण को किसी भी D में गति करने के लिए जो टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। वो न त्रिज्या से मतलब है और न ही भी वेग पर निर्भर है। अर्थात आवेशित कण की वेग चाहे कितनी भी हो, चाहे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी भी हो, समय उतना ही लगेगा। यहाँ से स्पष्ट है, r भी नहीं है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या से मतलब नहीं है, निर्भर नहीं कर रहा है, और न ही v पर निर्भर कर रहा है।
ठीक है। इस प्रकार से किसी भी डी में धनायन को गति करने में लगा समय उसकी चाल और वृत्ति पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। हम समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। टी बराबर पाई एम अपान क्यू वी, पाई एम अपान क्यू वी इक्वल टू कांस्टेंट, नियत राशि। अब देखते हैं आगे क्या होता है। D1 में अर्धवृत्ति में, D1 अर्धवृत्त ऐसा आधा जब गति करता है उसके बाद ये क्या करता है, ये बाहर निकलेगा। सर्पिलाकार पथ से अर्धवृत्त ऐसा गति करेगा, फिर ये D1 से बाहर निकलेगा। D1 से ज्यों ही बाहर निकलेगा ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है। तो इस आवेशित कण पर अब विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। यहां पर दोलित्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि ज्यों ही धनायन आवेशित कण D1 से बाहर निकलता है, यहां पर आता है बाहर, उसी समय D2 क्या हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। इस समय D2 निगेटिव विभव पर हो जाता है और D1 धनात्मक विभव पर हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से सेट किया गया रहता है कि जैसे ही आवेशित कण D से बाहर आता है, D1 से बाहर निकला, तब क्या करेगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा इसके ऊपर, ठीक है। और उस समय जैसे ही ये बाहर निकलेगा D2 ऋणात्मक विभव पर हो आएगा और D1 धनात्मक विभव पर हो जाता है। इस प्रकार से ये जो धनायन है बढ़ी हुई चाल से D1, देखिए यहां से ये बाहर निकला, फिर ये बढ़ी हुई चाल से कहां पर प्रवेश करता है, D2 की ओर त्वरित होता है और बढ़ी हुई चाल से D2 में प्रवेश करता है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। स्मॉल r इक्वल टू होता है स्मॉल r बराबर एम बी अपान क्यू बी। ये पहले अपन निकाल चुके हैं, समीकरण नंबर 2 है, इसका भी हम आगे उपयोग करेंगे। जब भी त्वरित गति भी बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा तो r बढ़ेगी। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है, v का मान ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए m नियत है, q नियत है, b नियत है, v अधिक होगा तो r का मान अधिक होगा। जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा त्वरित होगी तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो बड़ी हुई त्रिज्या से D2 में जाएगा। इसका जो त्रिज्या है बड़े सर्पिलाकार पथ से वो D2 के अंदर प्रवेश करता है, अधिक त्रिज्या के पथ से प्रवेश करता है और यही प्रक्रिया बार बार फिर यहाँ से निकलेगा, फिर विद्युत क्षेत्र में आएगा, उस समय फिर D1 ऋणात्मक विभव पर होगा, D2 धनात्मक, फिर यहाँ पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। अंत में क्या होगा कि उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है और ये ऐसा देखिए चित्र में ऐसा बना हुआ है, इसमें एनर्जी जो है त्वरित गति से आगे बढ़ता जाता है और R का मान लगातार बढ़ता जाता है। उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ते चली जाती है, बढ़ती त्रिज्या के वृत्ति पथ पर एक गति करने लगता है। इस प्रकार D के अंदर गति करता हुआ धनायन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर लेता है। 10⁵ वोल्ट के त्वरक विभव में D के अंदर 100 बार, कितना, 10⁵ त्वरक विभव में D के अंदर 100 बार गति करता है। 100 बार गति करके जो एनर्जी प्राप्त करता है वो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त करता है। ये जो है धनायन जो है 10⁵ त्वरक विभव में D के अंदर 100 बार गति करता है तो उसको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 100 मेगावाट
की ऊर्जा प्राप्त होती है और अंत में ये जो त्वरित धनायन होता है उसको इस विक्षेपक प्लेट की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर खिड़की बनी हुई होती है, उससे इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ये साइक्लोट्रॉन काम करता है। इसका मेन काम है धन आवेशित कणों को त्वरित करने में। यहाँ पे त्वरित किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब हम देखते हैं अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति, साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर, यहां पर जो विभवांतर लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र जो लगाया जाता है, उसकी आवृत्ति इस शर्त पर कार्य करता है। विद्युत जो लगाए गए विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति μ0 तथा धनायन के परिक्रमा की आवृत्ति दोनों को बराबर होनी चाहिए तथा क्या बताया, साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि विद्युत क्षेत्र की जो लगाया गया विद्युत क्षेत्र है, दोलित के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र लगाए गए हैं, उसकी जो आवृत्ति है जिसको अपन विभवांतर भी कहते हैं, μ0 तथा धनायन परिक्रमा की आवृत्ति दोनों बराबर होना चाहिए, अर्थात μ = μ0, अर्थात μ = μ0। ये μ क्या है, धनायन की परिक्रमा की आवृत्ति, और μ0 क्या चीज है, जो हम विद्युत क्षेत्र लगाए हैं दोलित के द्वारा उसकी आवृत्ति है। यदि धनायन के परिक्रमा का आवर्त काल, एक चक्कर लगाने में जो समय t हो, यदि धनायन के परिक्रमा का आवर्त काल t हो, आवर्त काल मीन्स एक पूरे चक्कर लगाने में लगा समय t, तो क्या होगा, t = क्या हो जाएगा, 2t। यहां पर स्मॉल t क्या चीज है, अर्धवृत्त, आधे एक डिस्क में आधे चक्कर लगाने में लगा समय t है, तो t = क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2πm/qb। ये कहां से हमको प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2 से। देख रहे हो ना, यदि धनायन के परिक्रमा का आवर्त काल t हो, एक पूरे चक्कर लगाने में लगा समय t है जिसको आवर्त काल कहा जाता है, तो t = 2 स्मॉल t क्या है, आधा वृत्त, डिस्क में आधा वृत्त जो चक्कर लगाता है उसका समय है, तो 2t मान रख दीजिए समीकरण नंबर 2 से, तो बराबर हो जाएगा 2πm/qb। लेकिन हमको मालूम है आवृत्ति बराबर क्या होता है, लेकिन हमें मालूम है μ = होता है 1/t, μ = होता है 1/t, इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए, या μ = हो जाएगा qb/2πm, समीकरण नंबर 3। समझ आ रहे हैं ना, μ = 1/t, इसका उल्टा कर दो, qb/2πm। तो ये आवृत्ति होगी परिक्रमा करने वाले धनायन का,
और यही और बराबर होगी किसके, लगाए गए विद्युत क्षेत्र या विभवांतर की आवृत्ति होगी। म्यू जीरो बराबर हो जाएगा क्यू बी बटे 2 पाई एम। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं, तथा इसी को अनुनाद की स्थिति भी कहा जाता है, अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं, इसी को अनुनादी आवृत्ति भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो म्यू इक्वल टू क्यू बी बटे 2 पाई एम, यही आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति होगी या साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति इसको कहते हैं। अब देखते हैं धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यहां पर कितनी होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा कहां पर होगी? जब ये आवेशित कण अंतिम पथ पर, देखिए ये वाले पथ पे अगर वो गति करे, परिधि के पास गति करे, जो डिस्क है उसके परिधि के पास गति करे। मान लो जब धनायन अधिकतम त्रिज्या, मान लो धनायन अधिकतम त्रिज्या, मान लो इसको हम R0 ले लेते हैं, अधिकतम त्रिज्या को हम क्या ले लेते हैं? R ले लेते हैं कि वृत्ति पथ पर R0 के वृत्ति पथ में गति करता है, तथा यहां पर जब गति करेगा तो उसकी चाल अधिकतम होगी। R ज्यादा है तो B अधिक होगा समीकरण नंबर 1 से, तथा अधिकतम चाल भी 0 है। मान लो धनायन अधिकतम त्रिज्या R0 की वृत्ति पथ पर गति कर रहा है और उस समय उसकी जो चाल है मान लो कितने के बराबर है? B0 के बराबर है। तब लॉरेंज बल उस समय Q B0 B, ये होगा ना, लॉरेंज बल कितना हो जाएगा? Q B0 B बराबर अभिकेंद्र बल M B का वर्ग, ऐसा होता है M B0 का वर्ग बटे R0। ठीक है, या इसको आगे और हल कर देते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा तो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B0 इक्वल टू हो जाएगा Q B R0 बटे स्मॉल m हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहां पर ये Q B B0 B क्या है? अधिकतम के लिए हम यहाँ पर लॉरेंज बल है, अधिक, जब वेग अधिक हो तो लॉरेंज बल कितना होगा, उसकी त्रिज्या अधिक हो तो अभिकेंद्र बल कितना होगा। उस कंडीशन में V0 बराबर Q B R0 बटे क्या हो जाएगा? M हमको प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 दिए हैं, किंतु हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv का वर्ग, किंतु E0 इक्वल टू होगा 1/2 m V0 का वर्ग। हम क्या निकाल रहे हैं? गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा E0 इक्वल टू 1/2 m V0 का वर्ग बराबर 1/2 V0 का मान समीकरण नंबर 5 से रख दीजिए। Q B R0 बटे स्मॉल m होल स्क्वायर पूरे का वर्ग।
बराबर क्या हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं q का स्क्वायर b का स्क्वायर r0 का स्क्वायर अपान 2m के बराबर होगा इसकी जो गतिज ऊर्जा जो है। समीकरण नंबर हम इसको 6 दे देते हैं। समीकरण नंबर समझ में आ रहा है ना। समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट है कि काइनेटिक एनर्जी का मान अधिक कब होगा, जब R अधिक हो। ये R का मान अधिक होगा, M नियत है, B नियत है, Q नियत है। R का मान अधिक होगा अर्थात जब वो परिधि के पास गति करे। यदि आवेशित कण कहाँ पर गति करे, इस परिधि के पास, तब उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो सर्वाधिक होगी। अब हम आगे देखते हैं। धनायन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या। क्या देखते हैं, धनायन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या। मान लो त्वरक विभव का मान भी है, मान लो त्वरक विभव का मान कैपिटल भी है। यहाँ पर जो त्वरित इसके द्वारा जो लगाया गया है उसका मान भी है, और प्रत्येक परिक्रमा में धनायन 2 बार त्वरित होता है। एक बार यहां से निकलेगा तब यहां पर त्वरित होगा, फिर यहां से आएगा तो यहां पर, तो एक चक्कर में 2 बार त्वरित होता है। प्रत्येक परिक्रमा में धनायन 2 बार त्वरित होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। 2 बार कैसे त्वरित हो रहा है, यहां से जैसे निकलता है यहां पर त्वरित होगा, फिर यहां पर, तो एक चक्कर में 2 बार त्वरित होता है। अतः प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात धनायन द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी है, 2qv है। प्रत्येक चक्कर के पश्चात धनायन द्वारा प्राप्त ऊर्जा 2qv है। और यदि धनायन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या n है, जो पूर्ण परिक्रमा है उसकी संख्या मान लो कितनी है, n है, जितना वो चक्कर लगाया है, तो n पूर्ण परिक्रमाओं, n पूरा चक्कर में धनायन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, n पूर्ण परिक्रमाओं में धनायन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, ये E0 बराबर होगा 2NQV, NQV के बराबर होगा। किंतु हमको मालूम है, अभी निकाले थे, E0 इक्वल टू क्या निकाला था, Q स्क्वायर B स्क्वायर R0 का स्क्वायर अपान 2M, अभी हमने प्राप्त किया था थोड़ी देर पहले। ठीक, मान रख दीजिए इस पर, ये क्या हो जाएगा, इसको आगे हल कर देते हैं अपन। Q स्क्वायर B स्क्वायर R0 का स्क्वायर अपान 2M बराबर कितना हो जाएगा, 2NQV। एक Q इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल N बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल N बराबर हो जाएगा Q
बी का स्क्वायर r0 का स्क्वायर अपान 4bm। तो ये हो जाएगा धनायन द्वारा की गई पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या n बराबर q b का स्क्वायर r0 का स्क्वायर अपान 4bm। अब हम देखते हैं इसकी जो सीमाएं हैं, साइक्लोट्रॉन किस सीमा तक काम करता है, कहाँ कहाँ तक ये काम करता है। तो इसकी सीमाएं अपन देख लेते हैं। सीमाएं, पहली बात तो यह है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉनों को इस साइक्लोट्रॉन की मदद से हम त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान कम होने से यदि थोड़ी सी भी ऊर्जा हम इसको दे दें तो इसकी चाल बढ़ जाती है। चाल बढ़ जाती है तो उसकी आवृत्ति और दोलायमान विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति दोनों बराबर नहीं हो पाता। इस कारण हम इलेक्ट्रॉनों को इसके द्वारा त्वरित नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अनावश्यक कणों को भी, जैसे न्यूट्रॉन को हम त्वरित नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को भी इसके द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट है, किसी भी धनायन को भी एक निश्चित सीमा तक हम इसके द्वारा त्वरित कर सकते हैं, उससे अधिक हम आगे उसको त्वरित साइक्लोट्रॉन की मदद से नहीं कर सकते। इस प्रकार से आज हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।